हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद समर 2.0। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस देख रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि इसमें हम सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे पांचवा चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्लास 6 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम यहाँ पे देखेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इस चैप्टर को यहाँ से अपना पढ़ते हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और इसके बाद आपको किसी भी तरीके की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है भूमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। अब दोस्तों, अगर हम बात करें भूमंडल में, तो भूमंडल में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों के बारे में आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा कि टोटल 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों के बारे में हम जो क्लास 6 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और इसके आगे हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल में हम देखेंगे महासागर में हम देखेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो आर्कटिक महासागर है, तो ये आर्कटिक जो है ये महासागर है और यहाँ पे जो अंटार्कटिका है वो महाद्वीप है। यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है या महासागर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक जो है वो महासागर है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में हम क्या क्या देखेंगे। वायुमंडल में हम देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और जीवमंडल। तो हम यहाँ पे वायुमंडल में इन चीज़ों को कवर करेंगे और जलमंडल में इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे और भूमंडल में ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी रहती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो गैस की परतें हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हैं उन्हें क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं पृथ्वी के
बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ये हम लोगों को पता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है, उसे ही जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। तो जो जलमंडल है उसमें जल की सभी अवस्थाएं मौजूद है, चाहे वो बर्फ़ का हो या जल हो सीधा, या जलवाष्प हो या वर्षा का जल हो, ये सभी जलमंडल में सम्मिलित हैं। अब हम आगे देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो तीनों मंडल है, वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं और जहाँ पे जीव पाए जाते हैं, उसे ही जीवमंडल कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम एक चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं आगे। ये देखें आप कि ये हो गया जलमंडल, और ये हो गया स्थलमंडल, ये स्थलमंडल हो गया, और ये वायुमंडल हो गया। तो इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर एक नया क्षेत्र ये बन रहा है जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। यहाँ पे स्थल भी है, वायु भी है और जल भी है, तो इसी क्षेत्र को हम जो है जीवमंडल कहते हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जीवमंडल किसे कहते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें मौजूद रहती हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, उसे ही जीवमंडल कहा जाता है या जैवमंडल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं और भूमंडल के बारे में हम देखेंगे। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल के तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र के तल को शून्य माना जाता है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि समुद्र का जल का तल सभी जगह समान होता है, इसलिए स्थल की ऊंचाई जो है वो हम समुद्र के तल से मापते हैं और उसे ही शून्य माना जाता है। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये समुद्र का तल हो गया और इसी से हम जो है स्थल की ऊंचाई को मापते हैं और इसे हम जो है शून्य मानते हैं। आगे देखते हैं हम विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8,850 मीटर। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये ऊंचाई और बढ़ गई है। तो आज की डेट की बात करें हम तो ये ऊंचाई जो है वो हो गई है 8,850 मीटर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अगर ऊंचाई की बात करें तो हम माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा, और गहरे भाग की अगर हम बात करें तो वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में जगह है मेरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है और जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इन तथ्यों को आप याद रखेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सीधे पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, तो आप ये याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। और अगर सबसे गहरे भाग की बात करें, आप लोग ये तो याद ही रखते हैं
कि माउंट एवरेस्ट, ये भूल जाते हैं मेरियाना गर्त के बारे में। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर में है और क्या है वो मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई जो है 11022 है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे अपने तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अंटार्कटिक। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अंटार्कटिक है जो महाद्वीप है, आर्कटिक जो है वो महासागर है। तो हम इन सभी के बारे में बारी बारी से देखेंगे। ये हम आप लोगों को इस चित्र के माध्यम से बता दें कि ये है एशिया महाद्वीप, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ये है अंटार्कटिका। इन्हीं सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। इसके तथ्यों को जो इसमें क्लास 6 के अकॉर्डिंग बताया गया है वो चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप देखेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। यहाँ से ये एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग में फैला है। यहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिल गया होगा कि यह पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा एकमात्र ऐसी रेखा है जो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। जहाँ पे यूरोप और एशिया का भूभाग संयुक्त रूप से मिलता है उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे 3-4 टॉपिक हैं जो आप याद रखेंगे। ये सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बनते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो आप यहाँ याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी का 1/3 पूरे पृथ्वी के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है और ये जो है पूर्वी गोलार्ध में है। और इस महाद्वीप से केवल एक कर्क रेखा होकर गुजरती है और एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत जो है वो अलग करता है और एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे होंगे, ये भले ही क्लास 6 की NCERT हो लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब हम आगे देखते हैं यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और जो है आर्कटिक वृत्त जो है इससे होके गुजरती है। आर्कटिक वृत्त, इसको हम पहले की क्लासों में बता चुके हैं कि विषुवत वृत्त कौन सा है, कर्क कौन सा है और आर्कटिक कौन सा है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिक्कतें हों तो आप पीछे की क्लासेस देख के अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम देखेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत आप लोगों को हमने बता रखा है कि विषुवत ये जो रेखा जो बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है उसे जो है हम विषुवत कहते हैं। तो ये इसी रेखा की बात कर रहे हैं कि ये जो वृत्त है विषुवत ये लगभग अफ्रीका के मध्य भाग से होकर गुजरता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध कौन सा है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अभी आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ों को पढ़ेंगे कि अभी हम क्लास 6 की NCERT पढ़ रहे हैं। इसमें जो कुछ भी छूटेगा वो हम जब आगे की क्लासेस देखेंगे 7th या 8th या 11th 12th की देखेंगे तो वहाँ से जो कुछ भी यहाँ पे बचेगा वो वहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और इस चैनल पे हम लोग जो है सभी NCERT की 6 to 12th कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और अपने जो है क्लासों को कवर करें। चलिए हम इसमें आगे देखते हैं। अफ्रीका, एक सेकंड। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। इन रेखाओं के बारे में हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा रखा है अच्छे से। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आए तो आप पहले की कक्षाओं को एक बार देख लें, उसके बाद आपको आगे की क्लासों में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर ये हम मान लेते हैं ये ग्लोब हो गया तो आप देखेंगे ग्लोब में जो बीच की रेखा होती है वो विषुवत होती है, विषुवत रेखा होती है और ऊपर कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा। तो ये बात कर रहे हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से लगभग जो है वो विषुवत जाती है और लगभग और तीनों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे जो है बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा का रेगिस्तान है। और कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से सबसे लंबी नदी नील गुजरती है। लंबी नदी की बात हो रही, आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। तो जो लंबी नदी की अगर बात की जाए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लंबी नदी, तो वो नील है, वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और बड़ी नदी की बात करें तो वो अमेजन है, उसको हम आगे देखेंगे। आप खाली यहाँ पे इस चीज़ को याद रखें कि अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से होकर गुजरती है और कौन सी है, तो वो नील नदी है और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं जो सीधे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीका जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया और ये जो है लगभग विषुवत वृत्त जो है वो इसके मध्य से होकर गुजरती है और तीनों रेखाएं विषुवत, कर्क और मकर अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है
और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्रों से, महासागरों से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। चलिए अब हम आगे की बातें करते हैं। उत्तर अमेरिका, अब हम देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखें, अब यहाँ पे हम उत्तर अमेरिका को देख रहे हैं, तो ये उत्तर अमेरिका विश्व का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में सीधे पूछे जाते हैं कि पनामा स्थल संधि क्या है, और जो है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे कि दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से ये जुड़ा हुआ है जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। अभी हम आप लोगों को ये चित्र के माध्यम से समझाते हैं। अब ये देखें मैप, तो ये इस चीज़ की बात हो रही, ये उत्तर अमेरिका हो गया और ये दक्षिण अमेरिका हो गया। अब ये देखें, ये स्थल सकरा हुआ भाग, ये पतला सा भाग है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसी को जो है पनामा स्थल संधि कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन से स्थल संधि जोड़ती है, तो वो पनामा स्थल संधि है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्तर अमेरिका। अब इसके हम आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अब यहाँ से इस चीज़ को याद रखेंगे कि विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है, एंडीज है, जो इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो एंडीज है। और ये कौन से महाद्वीप में है, वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला वो दक्षिण से उत्तर की तरफ फैली है या उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब यहाँ पे देखें, अभी हम इसके पहले देखे थे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी। बड़ी और लंबी में आप याद रखेंगे कि बड़ी मतलब कि लंबाई में जो दूर तक ऐसे बहती चली जाए, और लंबी की बात हो गई जो दूर तक ऐसे बहती चली गई हो बहुत लंबे स्थान तक। और बड़ी की अगर हम बात करें तो बड़ी जो है वो जिसमें ज़्यादा पानी हो और जिसका आयतन अधिक हो वो बड़ी हो गई। तो इस चीज़ को आप यहाँ याद रखेंगे कि जो है दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है वो कौन सी है, अमेजन है। इस चीज़ को यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एक पॉइंट यहाँ पे कवर होता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, और ये महाद्वीप जो है चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। आपको हम चित्र में दिखाते हैं, आप लोग एक सेकेंड। आप ये देखें, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। और ये जो है सबसे आप देखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
ये जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमने देखा था एशिया है, और सबसे छोटा की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे अब। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और अंटार्कटिका भी महाद्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, वो अंटार्कटिका के बिल्कुल मध्य में स्थित है। चूँकि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, अब ये महाद्वीप जो है वो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। आपको हमने पहली की क्लासों में बताया है कि उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। तो ये कह रहे हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए ये जो है मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और ये बहुत ठंडा स्थान होता है। इसी की वजह से यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये महाद्वीप मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। आप लोगों को हम चित्र के माध्यम से भी इस चीज़ को दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आप ये देख रहे हैं, ये पूरा सफ़ेद रंग का बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो है वो बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ होता है। ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, और यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से ये स्थान जो है वो बहुत ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बर्फ़ से पूरी तरह से ढके होते हैं। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे हम देखते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देख लिया कि यह स्थान बहुत अधिक ठंडा होता है, तो जब अधिक ठंडा है तो यहाँ पे मानव जो है वो निवास नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा, वो ज़िंदा नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे मानव का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। तो ये कह रहे हैं कि स्थायी मानव का निवास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर हैं, और भारत का भी रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। और इसके नाम भी बताए जा रहे हैं कि इसके नाम हैं मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। इस चीज़ को आप यहाँ याद रखेंगे कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप पे भारत के जो रिसर्च संस्था है उसका नाम है मैत्री, और एक दूसरे का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। चलिए अब हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। आप यहाँ पे एक चीज़ जान लेंगे कि दो बड़े स्थलों को जोड़ने वाली संधि को स्थल संधि कहा जाता है। जैसे दो बड़े स्थल हैं, ये मान लो ये दो बड़े स्थल हैं, अब किसी सक्रिय माध्यम के द्वारा एक दूसरे से अगर ये जुड़े होंगे तो इसको जो है स्थल संधि कहा जाता है, क्योंकि ये भी स्थल है, ये भी स्थल। आप याद रखेंगे, जब दो बड़े स्थलों को जो है जोड़ किसी सक्रिय माध्यम से अगर जुड़ता है तो उसे जो है स्थल संधि कहा जाता है। वहीं अगर दो बड़े जल स्थलों को कोई संधि जोड़ती है तो उसको हम जल संधि कहते हैं। अगर बड़े स्थलों को जोड़ेगा तो स्थल संधि होगी, और अगर वो जो है बड़े जल स्थलों को जोड़ेगी तो वो जल संधि कहलाएगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब हमारा महाद्वीप कवर हो गया। अब हम देखेंगे जलमंडल के बारे में कि जलमंडल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन से सुनते आए होंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर जो है जल बहुत अधिक मात्रा में है, और ऊपर से जब हम देखते हैं पृथ्वी को, वो नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं हम, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अब यहाँ पे आप देखें कि जल जो है वो 71% है, जबकि स्थल जो है वो 29% है, इसलिए जो है ये
ऊपर से देखने पे नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ कामा झीलें कामा हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं जलमंडल में। अब हम इसके आगे देखते हैं जलमंडल में कि हमें जलमंडल में क्या क्या पढ़ना है। जलमंडल में हम देखेंगे महासागर, बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। अब हम इसके बारे में बारी बारी से इसके तथ्यों को जानेंगे क्लास 6 के अकॉर्डिंग। चलिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन ये कितने भाग में फैला हुआ है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के कितने भाग में जो है प्रशांत महासागर फैला हुआ है, तो 1/3 भाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया है कि सबसे गहरा भाग जो है वो मेरियाना गर्त है और प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अभी आगे जितने भी महासागर हम पढ़ेंगे उनमें भी सबका शेप बताया जाता है कि कौन सा महासागर किस तरह का दिखाई देता है। तो हम अभी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि प्रशांत महासागर जो है वो लगभग वृत्ताकार है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा महासागर है जो वृत्ताकार है, या वृत्ताकार महासागर कौन सा है, तो आप इसे याद रखेंगे कि वृत्ताकार महासागर प्रशांत महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप इसको याद रखेंगे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चलिए, अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। आप लोगों को मैं दिखा दूं चित्र के माध्यम से इस चीज़ को। ये अभी हमने बात की इसके पहले प्रशांत महासागर की, तो ये है प्रशांत महासागर। अब हम अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये प्रशांत महासागर, ये और ये। अब इसमें क्या है कि मैप में हमें जो है चीज़ों को खोल के दिखाया गया है, इसलिए एक भाग इधर है और एक भाग इधर दिखाई देता है। जबकि आप ग्लोब में देखेंगे तो ये भाग जो है यहाँ से इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप ये इसका आकार देखें तो ये गोल आकार का है, इसलिए कह रहे हैं कि ये वृत्ताकार है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये यस आकार का, अंग्रेजी भाषा के यस आकार का है, इसलिए इसे जो है यस आकार के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर शेप की बात करें एग्ज़ाम में पूछे तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर वो वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर जो है वो अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का दिखाई देता है। चलिए, हम अपना वापस टॉपिक पे आते हैं। अटलांटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के ये हम महाद्वीप पे आ गए, महासागर पे ये है अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। इसके अभी हमने देखा इस आकार का है, यस आकार का है अटलांटिक महासागर। इसके कह रहे हैं कि इसके पश्चिम किनारे, इस साइड पे पश्चिम किनारे पे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। पूर्वी किनारे पर यूरोप है। इसके इस तरफ देखेंगे आप, पूर्व में यूरोप जो है वो दिखाई देता है,
तो वही इस टॉपिक में बता रहे हैं कि इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, जबकि पूर्व में यूरोप दिखाई देता है, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप यहाँ होगा और अफ्रीका यहाँ दिखाई देगा, उत्तर अमेरिका यहाँ होगा और ये दक्षिण अमेरिका यहाँ होगा, ये अटलांटिक सागर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह नियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अभी हम ये चीज़ आप लोगों का क्लियर कर दें कि दंतुरित मतलब होता है कि कटा फटा मतलब कहीं ज़्यादा ऊपर आगे की तरफ निकला हुआ है तो कहीं कम है, इस तरह से। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे है, दंतुरित है, कटा फटा है, बीच बीच में कटा फिटा है। तो वही ये बात कर रहे हैं कि जो है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित मतलब कटा फटा है। यह नियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कटा फटा है इसकी वजह से जो है ये पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बंदरगाह बनाना आसान होता है, इसको बहुत ज़्यादा काटने छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी जो है कटा फिटा रहता है, इसके सहायता से हम लोग जो है बंदरगाह आसानी से बना लेते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आगे हम देखते हैं, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह आसानी से बनाए जा सकते हैं और इसलिए यहाँ पे जो है व्यापार अधिक होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अधिक व्यस्त रहता है। तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है? तो अटलांटिक महासागर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हिंद महासागर। अब हम हिंद महासागर के बारे में देखेंगे। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर जिसका नाम पड़ा है, तो वो हिंद महासागर है और इसका नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया है। तो इसमें हम आगे देखेंगे, यह लगभग त्रिभुजाकार है। अभी हम इसके पहले देखें, अटलांटिक जो है वो यस अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। उसके पहले देखिए प्रशांत महासागर, वो जो है वृत्ताकार है। तो अब हम हिंद महासागर देख रहे हैं। हिंद महासागर के आकार की अगर बात करें तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि दंतुरित मतलब खटा फटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं दक्षिण महासागर के बारे में। दक्षिण महासागर के बारे में बात करें तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इसके पहले हमने बात की थी महाद्वीप में, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की थी, तो वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और जो बर्फ़ की मोटी चादरों से ढका रहता है। अब हम बात कर रहे हैं महासागर में। महासागर में हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर जो है वो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होने पाए कि जो महासागर और महाद्वीप में आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, उत्तरी ध्रुव पे स्थित है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे स्थित है। और जो अटलांटिक महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि यहाँ पर स्थित है। चलिए, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि क्या है। तो बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे इसमें। तो हमारा अब ये महाद्वीप और महासागर ख़त्म हो गए। अब हम देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम बात करेंगे अब कि वायुमंडल क्या है, और इसके बारे में जितने भी तथ्य होंगे वो हम कवर करेंगे क्लास 6 के अकॉर्डिंग। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये आपकी एक थ्योरी हो गई, परिभाषा हो गई वायुमंडल की, कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। आप इसे याद रखेंगे कि वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 परतों में, 5 भागों में, परतों में बांटा गया है। किसके आधार पर? घटकों, तापमानों और अन्य तथ्यों के आधार पर बांटा गया है। चलिए हम अब इनके बारे में देखेंगे, वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल में हमें क्या क्या देखना है? इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें ये बताया गया है कि जो हम पृथ्वी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल देखेंगे, उसके बाद समताप मंडल देखेंगे, उसके बाद मध्य मंडल देखेंगे, उसके बाद आयन मंडल देखेंगे, फिर बहिर्मंडल देखेंगे किसे कहते हैं, और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ग्रीक भाषा में लीथस का अर्थ है पत्थर, एटलस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और इसमें हमें जो ये वायुमंडल की जो पांचों भाग हैं, इसके बारे में हम जो है आगे की क्लास में और अच्छे से इसके अंदर के जो है तथ्यों को जानेंगे। अभी हमें बस इतना जानना है कि वायुमंडल कितने हैं, कितनी परतें हैं। तो 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो भी हम चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, इसमें जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं इनको हम बहुत अच्छे से आप लोगों को याद कराएंगे। हम एक ऐसे सभी जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी एक ट्रिक क्लास पूरी ख़त्म होने के बाद ट्रिक्स बनाई गई है, और उन ट्रिकों को हम आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, और जो है यूट्यूब पे भी हम आप लोगों को अच्छे से उस चीज़ को समझाएंगे कि कैसे फैक्ट को याद रखना है आपको। तो वो ट्रिक आप लोगों को आगे बताई जाएगी आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी ख़त्म होते ही। जो क्लास 6 में जितने भी फैक्ट्स बन रहे होंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, और आप लोगों को याद करने में भी बहुत आसानी होगी। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस आप चीज़ों को जान लें। आगे हम याद करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, वो हम आप लोगों को याद करवाएंगे। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, ये हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। ये फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो आप याद रखेंगे एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं, और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा, ये लोग जो है 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और ये पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई
16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अगर महिला की बात करें तो वो जापान की जुंको ताबेई हैं, जो माउंट एवरेस्ट पे 16 मई 1975 को अपना पहला कदम रखा था। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की जो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था 23 मई 1984 को, वो हैं बचेंद्री पाल। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। इन चीज़ों को आप तथ्यों को याद रखने की कोशिश करेंगे। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को ये याद करवाने की भी। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, बाकी जो बची गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन वगैरह तो वो 1% हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे धरती गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। आप इसे याद रखेंगे कि यह जो है पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। आपको ये पता ही होगा कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल की जो घनत्व होता है उसमें भिन्नता आती है। अब आगे हम देखेंगे, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है समुद्र तल पे होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह जो है घटता जाता है, तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आप लोग कभी ऊंचे पहाड़ पे गए होंगे तो आप वहाँ पे ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो वायु का घनत्व है वो कम होता चला जाता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आप ये एक थ्योरी याद रखेंगे कि वायु जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब इसके बारे में और आगे की क्लासों में अच्छे से जानेंगे कि उच्च वायुदाब क्या है, निम्न वायुदाब क्या है। बस इतना आप याद रखेंगे कि उच्च वायुदाब जो है वो निम्न दाब की ओर बहती है। अब हम देखेंगे जीवमंडल के बारे में देखेंगे। जीवमंडल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों जहाँ पे मिलती हैं उसे ही जीवमंडल कहा जाता है, जहाँ पे जो है जीव निवास करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जीवमंडल स्थलमंडल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ पे जल, स्थल और हवा तीनों हैं और जहाँ पे जीवन मौजूद है उसे ही जीवमंडल कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो तापमान जो है बढ़ने लगता है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये बता रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को सामान्य रखने के लिए जो प्राकृतिक जो है संसाधन है उसका जो है सीमित उपयोग करना चाहिए। चलिए अब हम इसमें जो है अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं तो इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को लिखने की
कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम मैंने आपको बता ही दिया कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको ये चीज़ें हमने बताई दी कि एक अटलांटिक है और एक ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इनके बारे में। आप इस टॉपिक को लेके, इन क्वेश्चनों को लेके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे फ़ोन के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। आपको हमने बता ही दिया है वायुमंडल की विभिन्न परतों। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जो है लिखने की शुरुआत करें और आगे चल के हम इन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है। नीचे लिखे गए विकल्पों में सही विकल्प चिन्हित करें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो आपको हमने बता ही दिया कौन सी श्रृंखला है। अब इसके आगे हम देखेंगे और क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। स्थल संधि, जल संधि या नहर के माध्यम से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों को बताना है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, आप लोगों को बताना है। वायुमंडल है, जलमंडल या थलमंडल है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, एशिया है या ऑस्ट्रेलिया है। बहुत इजी है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, तो कौन सा है। वो मेरियाना गर्त है, एक हमने बता दिया, बाकी आपको करना है। डॉट महासागर का नाम एक देश के नाम से पड़ा है, तो कौन सा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पे रखा गया है, तो आपको ये करना है। डॉट स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीव के लिए आवश्यक है, तो कौन सा भाग है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप यहाँ बताएंगे। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद से हल करना है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कवर होता है पूरा। आप लोगों को चैप्टर में किसी भी तरीके से अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और चैप्टर को अच्छे से पूरी तरह से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आगे बने रहें। और इस पे जो है सभी सब्जेक्ट की NCERT कवर की जाएगी। और इस पे जो है बस 2-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ये NCERT क्लास 6 की ख़त्म होते ही जियोग्राफी की आप लोगों को जितने भी इसमें से फैक्ट्स बन रहे हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।